हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल योर फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि 2 साल बीत चुके थे। इन 2 सालों में वांग जी का बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा था। उसका बिजनेस नंबर 1 पोजीशन पर आ गया था और विंग ने भी अपनी पढ़ाई पूरी की थी। साथ ही आईवान और लिली की भी इंगेजमेंट हो गई थी। और जब वांग जी अपने ऑफिस से वापस आता है तो वो देखता है कि विंग जिनलिंग और आईवान के साथ वीडियो गेम्स खेल रहा है और वहाँ उसके तीनों बच्चे नहीं हैं। वांग जी जब विंग से ये पूछता है तो वो उसको कह देता है कि बच्चे अंकल के कमरे में हैं, वो उसे परेशान कर रहे थे इसलिए अंकल उन्हें अपने साथ ले गए। ये सुनने के बाद वांग जी अपने अंकल के पास जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि उसके तीनों बच्चे तो उसके अंकल का मेकओवर करने में बिजी है। वो अपने अंकल के पास जाता है और उनसे कहता है कि वो अभी तक सोए नहीं। अब आगे वांग जी अपने अंकल से कहता है, अंकल आप सो जाइए, मैं इन तीनों को ले जाऊंगा। इतना कहने के बाद वांग जी अपने तीनों बच्चों को लेता है और अपने अंकल के रूम से बाहर आकर तीनों को उनके रूम में ले जाकर सुला देता है। जब बच्चे सो जाते हैं तो लैनजन उनके कमरे से बाहर आता है और फिर अपने कमरे में आकर वो सीधा वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। फ्रेश होने के बाद लैनजन वॉशरूम से बाहर आता है और टाइम देखता है कि 11 बज चुके हैं, लेकिन विंग अभी तक नहीं आया है। ये देखने के बाद लैनजन को विंग पर गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता और वो सीधा जाकर अपने बिस्तर पर बैठकर किताब को पढ़ने लगता है। करीब रात के 11:30 बजे विंग अपने रूम में वापस आता है और वांग जी को देखकर सीधा वॉशरूम में चला जाता है। वांग जी विंग से कुछ भी नहीं कहता है। थोड़ी देर बाद जब विंग वॉशरूम से अच्छी तरीके से फ्रेश होकर अपने बिस्तर पर सोने के लिए आता है तो वांग जी उसे रोकता है और कहता है, रुको, क्या तुमने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली है? और आज सुबह मैंने तुम्हें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए थे, क्या तुमने उन्हें सॉल्व कर लिया है? लैनजन की बातें सुनकर विंग अपना मुंह बनाने लगता है। फिर वो लैनजन की तरफ देखकर स्माइल करता है और मुस्कुराते हुए लैनजन से कहता है, हस्बैंड आज मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, मैं कल इसे ज़रूर पूरा कर लूँगा। तभी लैनजन कहता है, मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगा, अभी जाओ और जाकर पढ़ो। लैनजन की बात पर विंग कहता है, लेकिन हस्बैंड देखिए रात कितनी हो चुकी है और अभी तक हम सबको सो जाना चाहिए, देर रात तक जागना अच्छी बात नहीं है। लैनजन कहता है, हाँ विंग तुम सही कह रहे हो, हमारे घर में सब 9 बजे ही सो जाते हैं, कोई नहीं जागता, लेकिन तुम्हारे आने के बाद ये सारे नियम चेंज हो गए हैं, इसीलिए चुप रहो और जाओ और अपना होमवर्क करो। लैनजन की बातें सुनकर विंग मुंह बनाता है और सीधा जाकर अपनी स्टडी टेबल पर बैठकर स्टडी करने लगता है। लैनजन एक नज़र विंग पर डालता है और फिर दोबारा अपनी बुक को पढ़ना स्टार्ट कर देता है, लेकिन विंग का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। इसीलिए उसके दिमाग में एक नॉटी आइडिया आता है, जिसके बाद विंग एक एक कर कर अपने सारे कपड़े निकालने लगता है। जब लैनजन विंग को ऐसा करते देखता है तो वो हैरान हो जाता है और हैरानी के साथ विंग को देखता है और उससे कहता है, विंग तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने क्लॉथ क्यों उतार रहे हो? विंग कहता है, अरे हस्बैंड मुझे बहुत गर्मी लगने लगी इसलिए मैं अपने क्लॉथ को निकाल रहा हूँ। तभी लैनजन कहता है, तो इसके लिए तुम्हें कपड़े उतारने की क्या ज़रूरत है? तुम कमरे का एसी भी तो चालू कर सकते हो, है ना? इस बात पर विंग लैनजन को देखता है और लैनजन को देखकर मुस्कुराता है। फिर वो लैनजन के पास आता है और लैनजन के पास आकर उसकी वो बुक उसके हाथों से ले लेता है और उसे टेबल पर रख देता है। और उसके बाद विंग बस लैनजन की आंखों में देख रहा था और लैनजन की आंखों में देखते देखते ही वो लैनजन को किस करना स्टार्ट कर देता है। फिर थोड़ी देर में विंग अलग होता है और लैनजन की तरफ देखकर कहता है, हस्बैंड मैंने आज बहुत गलतियाँ की है, इसीलिए प्लीज़ आप मुझे पनिश कीजिए। विंग की ये बात सुनकर लैनजन कहता है, मैं तुम्हें पनिश ज़रूर करूँगा, देखना कल सुबह तुम चल भी नहीं पाओगे। ऐसा कहने के बाद लैनजन एक नॉटी स्माइल करता है और विंग को उठाकर बेड पर फेंक देता है और खुद विंग के ऊपर आ जाता है और उसके बाद उनका एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग
विंग और वांग जी दोनों ही एक दूसरे की बाहों में लिपट कर सो रहे थे। वांग जी ने विंग को अपनी बाहों में पूरी तरीके से ग्रैब किया हुआ था। तभी अचानक विंग की आंखें खुलती है। उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, इसलिए वो बिस्तर से उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठ पा रहा था क्योंकि लैंजर ने अपनी आर्म्स में उसे पूरी तरीके से जकड़ रखा था। विंग अपने आप को लैंजर की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन लैंजर की पकड़ उसके वेस्ट पर बहुत ज़्यादा टाइट थी, इसलिए वो खुद को नहीं छुड़ा पा रहा था। पर विंग को कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, इसलिए वो रेंजर को खुद से धक्का देकर अलग करता है और तुरंत ही उसकी आर्म से छूटकर वॉशरूम की तरफ भागता है। इस झटके से लैंजन की भी नींद खुल जाती है। वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि विंग भागते हुए वॉशरूम की तरफ जा रहा है। लैंजन भी विंग के पीछे जाता है। वॉशरूम में जाकर लैंजन देखता है कि विंग उल्टी कर रहा है। लैंजन विंग के पास जाता है और उसकी पीठ को सहलाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में विंग वहीं पर वॉशरूम में बेहोश हो जाता है, जिसे वांग जी अपनी बाहों में थामता है। विंग को बेहोश देखकर वांग जी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो विंग के लिए फ़िक्र करने लगता है। उसे विंग के लिए टेंशन हो जाती है, इसलिए वो जल्दी से विंग को अपनी आर्म्स में कैरी करता है और उसे अपने रूम में लाकर बिस्तर पर सुलाता है। विंग अभी भी नेकेड था, इसीलिए लैंजन जल्दी से अपने कपड़ों को लेकर आता है, उसे विंग को पहनाता है और फिर आइवान को बुलाने के लिए कमरे से बाहर चला जाता है। जब आइवान को बुलाने के लिए लैंजन बाहर आता है तो वो देखता है कि सभी लोग जाग चुके हैं और ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं। लैंजन उन सभी लोगों के पास जाता है और सीधा जाकर आइवान से कहता है, आइवान जल्दी से मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। विंग को अचानक से बहुत उल्टी हो रही है और वो बेहोश भी हो गया है। आओ और उसे चेक करो। जब सभी लोग ये सुनते हैं तो सभी लोग विंग के लिए चिंतित हो जाते हैं। आइवान जल्दी से लैंजन के साथ उसके कमरे की तरफ बढ़ जाता है और सभी लोग भी उनके पीछे पीछे लैंजन के कमरे में जाने लगते हैं। आइवान जब कमरे में आता है तो वो देखता है कि विंग अभी भी बेहोश बिस्तर पर लेटा है। आइवान जल्दी से विंग के पास आता है और उसे चेक करने लगता है। कुछ देर बाद लैंजन आइवान से कहता है, क्या हुआ, तुम अभी भी चुप क्यों हो और इतनी देर से क्या चेक कर रहे हो? आइवान एक गंभीर चेहरे के साथ लैंजन को देखता है और कहता है, डैड मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मॉम की जांच करने के बाद मुझे लगता है कि मॉम शायद फिर से प्रेग्नेंट है। आप जैसे ही मॉम को होश आएगा उन्हें गायनोकोलॉजिस्ट के पास ले जाइएगा। जैसे ही सभी फैमिली मेम्बर्स को ये पता चलता है कि विंग एक बार फिर से प्रेग्नेंट है तो सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन लैंजन के चेहरे को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वो खुश नहीं है, बल्कि वो डरा हुआ है। आइवान लैंजन को देखता है और लैंजन से कहता है, डैड मॉम को कुछ समय बाद होश आ जाएगा। और डैड कॉन्ग्रेचुलेशन। इतना कहने के बाद आइवान कमरे से बाहर चला जाता है। सभी लोग आइवान की तरह लैंजन को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हुए कमरे से बाहर चले गए, क्योंकि सभी लोग लैंजन का गुस्से भरा फेस देखकर डर चुके थे, इसलिए सभी ने कॉन्ग्रेचुलेशन लैंजन को विश किया और बाहर चले गए। लेकिन लैंजन जो कि वो ज़्यादा डरा हुआ था क्योंकि उसे विंग का गुस्सा झेलना था। सभी लोगों के जाने के बाद लैंजन विंग के पास आता है और विंग के पास आकर बैठ जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद लैंजन को अपने बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है जो कि अब जाग चुके थे। लैंजन जल्दी से उन तीनों के पास जाता है, तीनों को अपनी बाहों में लेकर सीधा अपने कमरे में वापस आ जाता है। उसके बाद वो तीनों बच्चों को फ्रेश करवाने के लिए ले जाता है। वो तीनों बच्चों को फ्रेश करवाता है। उन्हें फ्रेश करवाने के बाद बाहर लाकर बैठा देता है। ईवो को लगता है कि विंग अभी सो रहा है, इसीलिए वो विंग के ऊपर जंप करने वाला था, लेकिन तभी लैंजन ईवो को जल्दी से आकर पकड़ लेता है और ईवो से कहता है, ईवो तुम्हारी मॉम अभी सो रही है, इसीलिए उन्हें डिस्टर्ब मत करो। उसके बाद लैंजन अपने मन में सोचता है कि इन तीनों को विंग के पास रखना खतरनाक हो सकता है, इसीलिए मैं इन्हें नीचे ले जाकर अंकल और सिजुई को दे देता हूँ। इतना सोचने के बाद लैंजन उन तीनों को अपनी गोद में उठाता है और तीनों को नीचे लाकर अंकल और सिजुई को देता है और कहता है, ये तीनों विंग को परेशान कर रहे थे और ये वो विंग पर कूदने वाला था।
लेकिन मैंने उसे रोक लिया। तुम इन्हें संभालो, मैं विंग के पास जाता हूँ, उसे अभी तक होश नहीं आया है। इतना कहने के बाद लैंजन वापस अपने कमरे में आ चुका था। जब वो अपने कमरे में आया तो उसने देखा कि विंग को अब होश आ चुका था और वो अब बेड पर बैठा हुआ था। ये देखने के बाद लैंजन जल्दी से जाकर विंग के पास बैठ जाता है और विंग के हाथों को पकड़कर विंग से कहता है, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? विंग कहता है, मैं ठीक हूँ हस्बैंड। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हुआ था। मुझे अचानक उल्टी और चक्कर आने लगे और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और फिर मैं बेहोश हो गया। लैंजन विंग से कहता है, विंग तुम मेरी बात सुनकर डरोगे तो नहीं, है ना? विंग कहता है, हस्बैंड क्या मुझे कुछ हो गया है? आप इतने डरे हुए क्यों हैं? क्या मुझे कोई गंभीर बीमारी हो गई है? क्या मैं जल्दी मरने वाला हूँ? मेरी उम्र ही क्या है? मैंने तो अभी अपनी पूरी लाइफ तक नहीं जी है। मैं अभी इतनी जल्दी कैसे मर सकता हूँ? मैंने क्या सपने देखे थे? मैंने सोचा था मैं अपने बच्चों को बड़े होते हुए देखूंगा, उनकी शादी होते हुए देखूंगा, आपके साथ दुनिया की सैर करूंगा, पर ऐसा कुछ भी मेरे नसीब में नहीं है। इतना कहने के बाद विंग लैंजन के हाथों को पकड़ता है और कहता है, हस्बैंड वादा कीजिए कि अगर मैं मर गया तो आप वैनकिंग से शादी नहीं करेंगे। वो चुड़ैल मुझे पसंद नहीं है। इतना कहने के बाद विंग रोने लगता है। विंग की बातें सुनकर लैंजन हैरान हो जाता है और फिर विंग से कहता है, तुमने इतने कम समय में इतना कुछ सोच लिया। ऐसा कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं हुआ है, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम अभी मरने वाले नहीं हो। और मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि वैनकिंग और मेरे बीच कुछ भी नहीं है। वैनकिंग तो बस मेरी एक अच्छी दोस्त है। तुम उसे हर समय चुड़ैल क्यों कहते हो? वो हमारी शादीशुदा ज़िंदगी में ऐसा क्या करने आती है कि तुम उसे हर समय गाली देते रहते हो? विंग कहता है, आपको नहीं पता कि वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करती है। मैंने उसकी आंखों में आपके लिए प्यार देखा है। लैंजन कहता है, अच्छा तुम मेरी आंखों में क्या देखते हो? क्या तुम्हें मेरी आंखों में उसके लिए प्यार दिखता है? विंग कहता है, नहीं, आपकी आंखों में सिर्फ मेरे लिए प्यार दिखता है और अगर आपने कभी किसी और के लिए प्यार दिखाया तो मैं आपकी इन दोनों आंखों को फोड़ दूंगा और तुम्हारी आंखें फिर किसी के लिए प्यार नहीं दिखाएंगी। तुम सिर्फ मेरे हो। लैंजन कहता है, तुम्हारी बातें इतनी डरावनी क्यों है? कभी कभी मुझे तुमसे बहुत डर लगता है। विंग कहता है, ठीक है हस्बैंड, पहले मुझे ये बताओ कि आखिर मुझे क्या हुआ है। लैंजन डरते हुए विंग से कहता है, विंग कुछ समय पहले ही आईवा ने तुम्हें चेक किया था और तुम्हें चेक करने के बाद उसने हमें बताया कि तुम एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो। क्या? विंग घबराते हुए ये कहता है और फिर कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर के लिए विंग चुप हो जाता है और अपनी बड़ी आंखों से बस लैंजन को देखता है। अब यहाँ से सीन पलटता है और हमें विंग और लैंजन को दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर के रूम के बाहर अपने 3 बेबीज़ के साथ बैठे हुए थे और विंग गुस्से से बस लैंजन को देख रहा था। लैंजन कहता है, विंग तुम कब तक मुझे ऐसे ही गुस्से से देखते रहोगे? तुमने सुबह से कुछ नहीं कहा है, तुम बस मुझे गुस्से से देख रहे हो जबकि मेरी इसमें कोई गलती भी नहीं है। विंग गुस्से से लैंजन से कहता है, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, ये बच्चा किसी और का है, मैं किसी और के बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। लैंजन कहता है, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, तुम ही तो होते हो जो मुझे हमेशा प्रोवोक करते हो और मुझे अपना कंट्रोल लूज़ करने पर मजबूर कर देते हो। तुम अपनी दवा ले रहे थे और तुमने अपनी दवा छोड़ दी और मुझे बताया भी नहीं और मैंने भी किसी प्रोटेक्शन का यूज़ नहीं किया। अब बताओ क्या इसमें मेरी गलती है? विंग कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है ये कहने से कि ये सारी गलती मेरी है? मैं फिर से जानबूझकर प्रेग्नेंट हुआ हूँ, मैं फिर से मोटा हो जाऊँगा। तुम्हें अच्छा लगेगा जब सब लोग मुझे फिर से छोटा हाथी कहेंगे, है ना? ऐसा कहने के बाद विंग रोने लगता है। विंग को इस तरह रोता देख लैंजन विंग के पास आकर बैठता है और विंग से कहता है, विंग ऐसे रो मत, अगर तुम्हें ये बच्चा नहीं चाहिए तो हम इसका अबॉर्शन भी करवा सकते हैं। वैसे भी हमें और बच्चे नहीं चाहिए, पहले ही हमारे पास 4 हैं। लैंजन की बात सुनकर विंग कहता है, हस्बैंड तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे अबॉर्शन क्यों करवाना चाहिए? मुझे ये बच्चा चाहिए, ये हमारे प्यार की पहली निशानी है। ये कहते हुए
विंग अपना हाथ अपने टमी पर रखता है और कहता है, बेबी अपने डडा की बात मत सुनो। तुम्हारे डडा बहुत बुरे हैं, तुम्हारे डडा मुझसे प्यार नहीं करते। देखो, क्या तुमने सुना उन्होंने क्या कहा? मुझे तुम्हें इस दुनिया में नहीं लाना चाहिए। तुम कभी उनकी बात मत सुनना, तुम बस मेरी बात मानना, तुम मेरे सबसे प्यारे बच्चे होंगे। जब लैंज़ेन विंग की ये बातें सुनता है तो वो हैरान हो जाता है और विंग से कहता है, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो और तुम ये बच्चे को क्या सिखा रहे हो? तुम अभी रो रहे थे कि तुम फिर से प्रेग्नेंट हो गए हो। मुझे लगा कि तुम्हें शायद ये बच्चा नहीं चाहिए, इसीलिए तुम रो रहे हो, इसलिए मैंने तुमसे ऐसी बात कही। मुझे माफ़ करना, बच्चों को ये मत सिखाओ कि मैं उससे प्यार नहीं करता। मैं उससे उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं अपने चारों बच्चों से करता हूँ। लैंज़ेन की ये बात सुनकर विंग कहता है, हस्बैंड मैं 3 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए मेरे मूड स्विंग शुरू हो गए हैं और मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ। अब आपको इसकी आर्डर डालनी होगी। वो सब छोड़ो, आप इन तीनों को यहाँ क्यों लाए हो? मैंने आपसे कहा था कि इन तीनों को अपने साथ हॉस्पिटल मत लाओ, लेकिन आप इन तीनों को ही ले आए। लैंज़ेन कहता है, विंग क्या तुमने देखा जब हम दोनों बाहर जा रहे थे तो ये तीनों कैसे हमें देखकर रो रहे थे? तुम्हें पता है ना कि मैं बच्चों को बिल्कुल भी रोते हुए नहीं देख सकता। विंग कहता है, हाँ, अगर कोई बेबी रोता है तो आप उसे रोते हुए नहीं देख सकते हो, लेकिन अगर बेबी की मॉम रोती है तो आप उसे रोते हुए देख सकते हो। लैंज़ेन कहता है, विंग तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम रोते हो तो मैं तुम्हें भी चुप कराता हूँ। तरीका अलग है, लेकिन मेरा तरीका हमेशा काम आता है। लैंज़ेन मुस्कुराते हुए कहता है, तुम हॉस्पिटल में रो रहे थे इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अगर तुम घर पर होते तो मैं अपने तरीका ज़रूर आजमाता। लैंज़ेन की ये बातें सुनकर विंग लैंज़ेन को कहता है, शेमलेस। विंग की ये बात सुनकर लैंज़ेन विंग से कहता है, शेमलेस? और मुझे ये शेमलेस बनाया किसने है? लैंज़ेन ये सब एक स्माइल के साथ कह रहा था। विंग कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तभी उसका बेटा रोने लगता है और लैंज़ेन से रोते हुए कहता है कि उसे वॉशरूम जाना है। लैंज़ेन विंग से कहता है, विंग तुम ईग को ले जाकर कार में बैठो, मैं वॉशरूम के बाद ईजान और ईवो को लेकर आ जाऊंगा। विंग कहता है, नहीं, मुझे अभी बहुत भूख लगी है, इसलिए मैं हॉस्पिटल की कैंटीन से कुछ खाने जा रहा हूँ, तुम सीधा कैंटीन में आ जाना। इतना कहने के बाद विंग ई को अपनी गोद में उठाकर सीधा कैंटीन की तरफ बढ़ जाता है। लैंज़ेन भी ईजान और ईवो को अपनी बाहों में उठाकर उन्हें वॉशरूम की तरफ ले जाता है। विंग कैंटीन में आता है और कैंटीन में आकर वो अपने लिए कुछ खाने के लिए ऑर्डर करता है और ई के लिए भी कुछ ऑर्डर करता है। विंग का खाना जब उसे रिसीव होता है तो वो अपने खाने को लेकर पीछे मुड़ता ही है कि अचानक वो एक लेडी से टकरा जाता है। विंग उस लेडी को सॉरी बोलकर जब उसकी तरफ देखता है तो वो उसे देखकर पूरा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो लेडी और कोई नहीं, उसकी जेजे ही थी और अपनी जेजे को अपने सामने देखकर विंग हैरान था। विंग यानली को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो खुशी से सीधा यानली को गले लगा लेता है। यानली भी विंग को ज़िंदा देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी, इसलिए वो भी विंग को गले लगाती है और कहती है, आशियन तुम जिंदा हो। यानली विंग को गले लगाकर बहुत रो रही थी। तुमने सुसाइड किया था, तुम्हें पता है? पुलिस वालों ने हमें यही बताया था और ये जानने के बाद मैं पूरा दिन बस रोती रही थी। अगर तुम जिंदा थे तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं आए? तुमने मुझसे कभी बात क्यों नहीं की? और तुम इन 3 सालों में कहाँ थे? यानली की इतनी सारी सवाल सुनकर विंग यानली से कहता है, जेजे शांत हो जाइए, मैं ज़िंदा हूँ और मैं इतने सालों में अपने हस्बैंड के साथ था। तभी विंग की बेटी यानली को देखकर रोने लग जाती है, क्योंकि यानली भी रो रही थी, इसलिए वो भी रोने लग गई थी। तभी यानली की नज़र भी ई पर जाती है। ई को देखते ही यानली विंग से कहती है, आशियन क्या ये तुम्हारी बेटी है? क्या तुमने इसे बर्थ दिया है? यानली की बात सुनकर विंग मुस्कुराता है और अपना सर हाँ में हिलाता है। विंग की बात सुनकर यानली बहुत खुश हो जाती है और यानली खुश होकर विंग से कहती है, तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी है, तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है विंग। तभी उनके पीछे से आवाज़ आती है, तो तुम जिंदा हो और हम इतने सालों तक सोचते रहे कि तुम मर चुके हो, पर तुम जिंदा हो।
जब विंग और याली उस आवाज़ की तरफ मुड़कर उसे देखते हैं तो वहाँ पर मैडम यू खड़ी थी और वो गुस्से से बस विंग को देख रही थी। मैडम यू विंग को गुस्से से देखती है और कहती है, तो तुम जिंदा हो और ये तुम्हारी नाजायज संतान है, क्यों है ना? तुमने इस बच्ची को जन्म दिया, लेकिन तुम्हें खुद नहीं पता कि इसका पिता कौन है। क्या तुम्हें नहीं पता कि ऐसे नाजायज बच्चे पैदा नहीं हुआ करते? मैडम यू की बातें सुनकर विंग के आंखों में आंसू आने लगते हैं। याली अपनी मॉम को गुस्से से देखती है और कहती है, मॉम आप ये क्या कह रही है? क्या आपको पता भी है? कुछ भी कहने से पहले आप सोच लीजिए। याली की ऐसी वॉइस सुनकर मैडम यू याली से कहती है, याली तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर रही हो? मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। तुम मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे कर रही हो? वो तुमसे टकराया, ये एक संयोग है, तुम ये सोचती हो? नहीं, वो जानबूझकर तुमसे टकराया है। बेशक उसे पैसों की ज़रूरत है, इसीलिए उसने ऐसा किया है, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानता है कि अगर कोई उसकी मदद कर सकता है तो वो तुम हो। लेकिन मैं तुम्हें एक बात साफ साफ कह देती हूँ, मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगी। इधर दूसरी तरफ लैंजन अपने दोनों सन्स को वॉशरूम में ले जाकर उन्हें फ्रेश करवाता है। फिर जब वो उन्हें फ्रेश करवा कर बाहर ला रहा था तो वो आइवान से टकरा जाता है। जब आइवान लैंजन को देखता है तो वो कहता है, डैड आप यहाँ है क्या? मॉम का चेकअप हो चुका है? लैंजन कहता है, हाँ विंग का चेकअप हो चुका है और वो सच में प्रेग्नेंट है, वो भी 3 मंथ्स, और उसका मूड स्विंग पहले ही शुरू हो चुका है। मैं ईजान और ईवो को वॉशरूम लेकर आया था क्योंकि उन दोनों को ही वॉशरूम जाना था, लेकिन अब मैं विंग के पास जा रहा हूँ। उसे भूख लगी थी इसलिए वो हॉस्पिटल की कैंटीन में खाने गया है। आइवान कहता है, सच में डैड, मॉम अभी घर से इतना सारा नाश्ता कर कर आई थी और उन्हें फिर से भूख लग गई। लैंजन कहता है, आइवान तुम जानते हो कि विंग अभी प्रेग्नेंट है, इसलिए वो इसी तरह खाना खाएगा। लैंजन की बात सुनकर आइवान मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पता है डैड, मॉम फिर से प्रेग्नेंट है, वो एक बार फिर से छोटा हाथी बन जाएगा। आइवान की बात सुनकर लैंजन आइवान से कहता है, आइवान तुम और लिली अपनी जुबान पर काबू रखो। विंग अभी कुछ देर पहले इसी बात को सोचकर रो रहा था कि वो एक बार फिर से छोटा हाथी बन जाएगा और उसे सब चिढ़ाएंगे। तुम उससे ऐसी बातें नहीं कहोगे। आइवान कहता है, ठीक है डैड, हम मॉम से ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन क्या आप मुझे ईवो और ईजान को दे सकते हैं? मेरे कुछ कलीग्स ईजान और ईवो से मिलना चाहते हैं, इसीलिए मैं उन्हें इन दोनों से मिलवाने के लिए ले जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए आइवान ईजान और ईवो को अपनी गोद में उठा लेता है और लैंजन से कहता है, डैड आप जाकर कैंटीन में मॉम के साथ रहिए, मैं कुछ देर बाद ईवो और ईजान को वहाँ ले आऊँगा। लैंजन कहता है, ठीक है, तुम इन दोनों का ख्याल रखना, देखना ये दोनों कोई शरारत ना करें, मैं विंग के पास जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद लैंजन हॉस्पिटल की कैंटीन की तरफ बढ़ जाता है। जब लैंजन कैंटीन में विंग के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि एक लेडी विंग को डांट रही है और ई अपने हाथों से विंग के बहते आंसुओं को साफ कर रही है। जब लैंजन उस लेडी की बातें सुनता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो जल्दी से विंग के पास आकर उस लेडी की तरफ गुस्से से देखता हुआ उससे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विंग से इस तरह बात करने की? ऐसा कहते हुए लैंजन अपनी जेब से हैंकी निकालकर विंग को देता है और ई को विंग की गोद से अपनी गोद में ले लेता है। जब मैडम यू ये देखती है तो वो विंग से कहती है, तो तुमने एक अमीर बूढ़े आदमी को अपनी जाल में फंसा लिया। वैसे तुम्हारा शुगर डैडी तुम्हें हर दिन कितने पैसे देता है? जब लैंजन मैडम यू की इन बातों को सुनता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में अपनी मुट्ठी कस लेता है और वो मैडम यू की तरफ गुस्से में देख घूरता है और गुस्से में चिल्लाकर कहता है, शट अप। लैंजन की इतनी तेज आवाज़ सुनकर कैंटीन में जितने भी लोग थे सभी का ध्यान अब लैंजन की तरफ आ जाता है। लैंजन मैडम यू को गुस्से से देखता है और कहता है, मैं इतनी समय से आपकी बकवास सुन रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ बोलूँगा नहीं। मैं देख रहा हूँ कि तुम कितने देर से विंग की इंसल्ट कर रही हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई
मेरी बेटी को नाजायज़ कहने की और मेरे हस्बैंड की इंसल्ट करने की। लैंजन को इतने गुस्से में देखकर विंग जल्दी से लैंजन के हाथों को पकड़ लेता है और लैंजन से कहता है, हस्बैंड हमें हर कोई देख रहा है, चलो घर चलते हैं, यहाँ कोई नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, चलो हर कोई हमें ही देख रहा है। लैंजन कहता है, देखा जाए विंग, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। ये औरत नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। मैं लैन हूँ, लैन कॉर्पोरेशन का CEO। ये मेरा हस्बैंड लैन इंग है और ये मेरी बेटी लैनी है। तुम्हारी इन दोनों को इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम यहाँ अभी मेरे हस्बैंड वी हिंग की वजह से सुरक्षित खड़ी हो, वरना मैं तो तुम्हें कई साल पहले ही बर्बाद कर देता। मेरे हस्बैंड विंग ने ही मुझे ऐसा करने से मना किया था, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। पर मैं अब रुकने वाला नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि हमें नहीं पता कि तुमने आखिर क्या गलतियाँ की हैं? तुम जिस मेंशन में रहती हो, जिस मेंशन को तुम अपना कहती हो, वो मेंशन असली में विंग का है। तुमने विंग के पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को सेल कर दिया और जो तुमने बाद में ख़रीद लिया। मैंने पहले कुछ नहीं किया क्योंकि विंग ने मुझे रोक दिया था, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा और मैं तुम्हें बर्बाद कर कर रहूँगा। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।